मैडिटॉक का लाइव प्रोग्राम। अच्छा, हमारे स्टूडियो में आज मौजूद है डॉक्टर आकांक्षा गर्ग जी, लेकिन उन पर जाने से पहले मैं आपको, जो भी हमें देख रहे हैं हमारे व्यूवर्स, मैं उन्हें ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपको कभी भी सर्दी जुकाम हुआ है, बुखार हुआ है, कुछ भी होता है, यानी कि अगर आपको डेंगू हुआ है, मलेरिया हुआ है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले आपको क्या बोलता है? ब्लड टेस्ट करवाइए। जी हाँ, खून का परीक्षण, खून की जांच। तो इसीलिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में डॉक्टर आकांक्षा गर्ग जी, जो हाल ही में जॉयडस कैंसर हॉस्पिटल अहमदाबाद में अपनी लगातार सेवाएं दे रही है, जिन्हें 13 वर्ष का अनुभव है और 3000 से अधिक मरीजों का इन्होंने ट्रीटमेंट किया है, हमारे साथ मौजूद है। मैम, तो सबसे पहले आप ये बताइए कि ब्लड कैंसर क्या है? एक लाइफ, मतलब कभी भी किसी को भी इतना भी बोल देते हैं कि भाई इसको कैंसर हो गया, नॉर्मली हमारे आसपास में तो इतना एक दिल घबरा जाता है कि और एक कैंसर हो गया, तो ये तो मैम एक ब्लड कैंसर है। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए ब्लड कैंसर क्या है। जैसे कि हमारी बॉडी में अलग अलग अंग हैं, जैसे हमारे फेफड़े होते हैं जिसे हम लंग्स कहते हैं, जैसे हमारी किडनी होती है, उसी प्रकार हमें पता है कि हमारे शरीर में ब्लड जो है उसका स्राव रहता है ना। ब्लड जो होता है वो हमारी बोन मैरो के थ्रू बनता है, जो एक स्पॉन्जी टिश्यू है जो हमारी हड्डियों के बीच में होता है। तो कोई भी अगर इन सेल्स का कैंसर हो, मतलब इनकी जो प्रोडक्शन है अगर ज़्यादा हो जाए तो उसको हम कहते हैं ब्लड कैंसर। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो वाइट ब्लड सेल होते हैं हमारे, जो WBC काउंट होता है, उसका कैंसर होता है। तो दैट इज़ मेनली हमारे जो अलग अलग टाइप्स होते हैं उसके, या तो क्रॉनिक हो सकता है या अक्यूट ल्यूकीमिया हो सकता है। इसी प्रकार अलग अलग टाइप के ब्लड के कैंसर्स रहते हैं। तो मैडम, ये तो बात रही कि ब्लड कैंसर क्या है, लेकिन मतलब नॉर्मली किसी मरीज को लगातार बुखार आ रहा है या कुछ भी उसके जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो कब वो आपके पास आए और आपसे परामर्श ले और इन्वेस्टिगेशन की ओर जाए? तो मेनली जो ब्लड कैंसर के सिम्टम्स होते हैं, इसके जो है बेसिकली ब्लड कैंसर पकड़ने के अलग अलग स्टेजेस हो सकते हैं। तो अगर ये अर्ली स्टेज में पकड़ा जाए तो पेशेंट्स का, जैसे सपोज हमने WBC जैसे बताया कि उसका कैंसर रहता है, तो हमने जो नॉर्मल CBC की जांच कराई, अगर उसमें आपको ऐसा कुछ दिखा कि भाई आपकी जो WBC काउंट है वो कम हो रहे हों या बढ़ गए हों, तो वो एक चीज़ है, विषय है जिसके लिए आपको एक हिमेटोलॉजिस्ट के पास जाके कंसल्ट करना चाहिए। बिकॉज हो सकता है अंडरलाइन आपको प्रॉब्लम रहे, एक मतलब एग्जैक्टली कैंसर ना हो बट अलग अलग टाइप के ब्लड की कोई बीमारी भी हो सकती है उसमें। दूसरा है, अगर आपको सिम्टम्स आने लगे तो आप किन सिम्टम्स से आप ब्लड के कैंसर को पकड़ सकते हैं। तो उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि खून की कमी होना, क्योंकि जो जैसे मैंने आपको बताया जो WBC काउंट होता है वो बढ़ जाता है कैंसर में। तो जो हमारा नॉर्मल बोन मैरो है जहाँ से ये सारे सेल्स ब्लड में आते हैं, तो ये जो कैंसर के सेल्स होते हैं ये वहाँ जाके ज़्यादा मात्रा में बन जाते हैं, जिसकी वजह से नॉर्मल ब्लड बनना, यानी कि लाल कण की कोशिकाएं जो हीमोग्लोबिन बनाती हैं हमारा, WBC की कोशिकाएं और प्लेटलेट्स, वो तीनों ही उसमें क्या कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, क्योंकि पूरी बोन मैरो में हमारे ये कैंसर के सेल्स आ जाते हैं। तो उस वजह से पेशेंट को 3 मेजर सिम्टम्स हो सकते हैं उसमें। एक होता है कि भाई खून की कमी हुई, तो आपको अगर सांस की कोई तकलीफ हुई, हाँ, और अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं हमें थकान ज़्यादा हो रही है या शरीर थोड़ा पेल होने लगे, तो वो एक सिम्टम हो सकता है कि खून की कमी हो रही है। दूसरा होता है कि आपको रिकरेंट बार बार इन्फेक्शंस हो रहे हों, तो अगर WBC जो है नॉर्मल ना बन रहे हों बोन मैरो से, तो उसकी वजह से पेशेंट्स को बार बार इन्फेक्शंस हो सकते हैं। और तीसरा होता है अगर प्लेटलेट का प्रॉब्लम, जिसमें अगर प्लेटलेट्स कम होने लगे जिसकी वजह से ब्लीडिंग की मैनिफेस्टेशंस हो सकती है, तो ये सिम्टम्स होते हैं। उसके अलावा जो और कॉमनली जो मिलते हैं वो होता है वेट लॉस होना, कि वज़न कम हो गया, 6-8 महीने से धीरे धीरे वज़न कम हो रहा है, और साथ ही साथ उनको पेशेंट को फीवर आने लगे, लंबे समय से फीवर आ रहा है, आपकी जो भी डॉक्टर से आपने एंटीबायोटिक्स ली हैं उससे फीवर कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो वो भी एक लक्षण हो सकता है कि अंडरलाइन कैंसर हो। क्योंकि जो ब्लड कैंसर होता है उसमें बहुत ल्यूकीमिया होता है और एक लिम्फोमा होता है। तो लिम्फोमा मतलब कि जो हमारे शरीर में गिल्टियाँ होती हैं, तो गले में होती हैं, देन हमारी जांघ में होती है, बगल में होती है, तो उसकी भी अगर कोई स्वेलिंग होने लगे तो उसको हम लोग लिम्फोमा बोलते हैं, वो भी एक टाइप का कैंसर है। तो ये भी अगर कोई सिम्टम लगे कि नहीं हमारी एक ये गांठ है, ये बहुत टाइम से परसिस्टेंटली रह ही रही है, ठीक नहीं हो रही, तो वो भी एक ब्लड के कैंसर का लक्षण हो सकता है। तो मोस्टली जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं वो पेशेंट्स के ये होते हैं कैंसर।
तो कॉमन सिम्टम्स होने पर भी आप इसे बिल्कुल भी लापरवाही न करते हुए तुरंत से डॉक्टर के पास जाएं, उनसे परामर्श लें, अपनी जांच करवाएं। खून की कमी हो रही है, आपकी वजन में गिरावट आ रही है, मैम ने कई चीज़ें ऐसी बताई। मैम ये बोन मेरो ट्रांसप्लांट जो कि ज़्यादातर मूवीज़ या फिर कोई टेलीविजन पे कोई शोज भी आते हैं, तो एक वो जब वो सीन आता है कि बोन मेरो ट्रांसप्लांट होगा, दैट इज उसको कितना बड़ा चढ़ा कर मतलब उसको शो किया जाता है टेलीविजन शो में भी। तो ये क्या है और कैसे इसको किया जाता है इम्प्लीमेंट? जैसे आपने सुना होगा किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में, लिवर ट्रांसप्लांट, तो उसमें क्या है कि किसी भी पेशेंट की खराब किडनी या खराब लिवर को एक हेल्दी डोनर की किडनी या लिवर से रिप्लेस किया जाता है। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट में भी एक वही कॉन्सेप्ट है। मेनली जो ब्लड रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया इतना अबाउट ब्लड कैंसर, उसके अलावा जो बच्चों में आनुवांशिक खून की बीमारियां होती हैं जैसे थैलेसीमिया, सिकल सेल अनीमिया, एक बीमारी होती है जिसमें जिसको हम कहते हैं एप्लास्टिक अनीमिया, जिसमें ब्लड की तीनों सेल लाइंस काम नहीं करती हैं, ना तो हीमोग्लोबिन बनता है सही से, प्लेटलेट्स भी बहुत कम हो जाते हैं, WBC कम हो जाता है, उसमें भी ये प्रोसेस किया जाता है। तो होता क्या है कि इसमें जो पेशेंट का बोन मैरो है, जो मैंने आपको बताया कि बोन के बीच में स्पॉन्जी टिश्यू है, तो वो काम नहीं करता है प्रॉपर, ठीक है, या फिर वो किसी वजह से डिजीज हो गया है कि उसमें भाई ब्लड कैंसर बन गया, तो ये खराब बोन मैरो हमें किसी, अगर हम हेल्दी डोनर की बोन मैरो से रिप्लेस कर दें तो उसको हम लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांट बोलते हैं। तो ये एक सॉर्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड टेक्निक होती है जो जिसमें कोई सर्जिकल प्रोसीजर नहीं होता है। जैसे किडनी और लिवर ट्रांसप्लांट में तो सर्जिकल प्रोसीजर से ही किया जाता है, बट बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक तरीके का लंबा प्रोसेस रहता है, अराउंड 4 to 5 वीक्स का, जिसमें पेशेंट को जो बोन मैरो रहती है उसको हम पुरानी बोन मैरो को कुछ इंजेक्शंस के थ्रू हटाते हैं। जो पुरानी बोन मैरो होती है उसमें हम लोग हेल्दी डोनर की जो बोन मैरो होती है, जिसे हम स्टेम सेल्स भी बोलते हैं, वो हम उनमें इन्फ्यूज़ करते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है इसमें मेनली 4 to 5 वीक्स का टाइम लगता है, और हेल्दी डोनर से जो स्टेम सेल्स कलेक्ट होते हैं वो थ्रू एक बेसिकली एक एफेरेसिस मशीन होती है जिसके थ्रू डोनर में से स्टेम सेल्स लिए जाते हैं और पेशेंट में दिए जाते हैं। बट इसमें कोई सर्जिकल प्रोसीजर नहीं है, मतलब पेशेंट के डायरेक्ट हम लोग बोन मैरो के अंदर डाल के बोन मैरो नहीं निकालते हैं। तो ये मेन उसका डिफरेंस रहता है बोन मैरो में। दूसरी बात मैं ये जानना चाहूँगी कि 35 से 40 वर्ष की जो महिलाएं होती है, ज़्यादातर घरों में ये देखा जाता है खून की कमी हो गई है ना, तो ये जो खून की कमी होती है उसके चलते उन्हें चक्कर आते हैं, उन्हें बार बार वो ड्रिप्स में आयरन्स के जो इंजेक्शंस होते हैं वो देने पड़ते हैं। तो मैम ऐसा क्यों 35 के बाद में महिलाओं में ये खून की कमी क्यों देखी जाती है, और इसे किस हद तक हम घर पे ही कंट्रोल कर सकते हैं? ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है, और अनीमिया बहुत कॉमनली स्पेशली फीमेल्स में, ऑलमोस्ट आप मानेंगे नहीं, मतलब 80-90% इंडियन जो फीमेल्स होती हैं उनमें खून की कमी पाई गई है, और उसका मेजर जो कारण होता है वो होता है आयरन की कमी। तो बेसिकली जो हमारे शरीर में जो ब्लड बनता है उसमें जो हीमोग्लोबिन होता है उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको हम लोग ये आयरन के थ्रू वो हीमोग्लोबिन बनता है। तो अगर लेडीज़ में क्या होता है कि जो महीने आते हैं उसके थ्रू काफ़ी सारा ब्लड लूज हो सकता है, तो आफ्टर अ सर्टेन एज वो जो आयरन के स्टोर्स होते हैं उस वजह से वो कम हो जाते हैं बॉडी में, इसलिए पेशेंट्स को आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो जाता है। तो एक तो ये कारण होता है। दूसरा मेजर कारण अनीमिया का होता है कि वेजिटेरियन डाइट, क्योंकि जो B12 होता है, विटामिन B12 एक कंपोनेंट होता है जो जिसकी मदद से हमारा हीमोग्लोबिन बनता है। अगर उसकी भी कमी हो जाए तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनना कम हो जाता है। तो जो हमारी इंडिया में क्या है कि मेजॉरिटी जो डाइट है वो वेजिटेरियन ही रहती है। नॉन वेजिटेरियन में यूजली उसकी डेफिशिएंसी उतनी नहीं मिलती है, क्योंकि B12 ज़्यादातर नॉन वेजिटेरियन डाइट में ज़्यादा मिलता है। बट अगर इसकी हमें पूर्ति करनी है तो उसके 2-3 तरीके होते हैं। एक तो है कि अगर आपका सपोज एक पर्टिकुलर लेवल से हीमोग्लोबिन कम हो गया है तो आपको आइडियली ओरल मेडिकेशंस या फिर IV मेडिकेशन, मतलब हम लोग नस में जो इंजेक्शन लगाते हैं उसके थ्रू हम उसका रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। और अगर सपोज आप अगर सपोज आपका हीमोग्लोबिन उतना कम नहीं है तो घर पे भी आप जो जैसे आपने पूछा मुझसे, तो घर पे आयरन रिच फूड्स में जैसे आपकी हरी सब्जियां हो गई, गुड़ हो गया, दालें हो गई, ये सब चीज़ों में आयरन बहुत रिच होता है। पालक हो गया, बीट रूट हो गया, ये सब चीज़ों में आयरन काफ़ी अच्छा रहता है, तो ये लिया जा सकता है। एंड सेकेंडली जो B12 अगर वेजिटेरियंस की हम बात करें तो जैसे दही है,
मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, उनमें जो है B12 काफ़ी बारी मिलता है। तो ये सब चीज़ें लेने से, पनीर हो गया, इनमें B12 आपको मिलेगा, तो वो आप घर पे भी ले सकते हैं। बट अगर सपोज हीमोग्लोबिन बहुत ही कम जा रहा है, 8 से कम है, 7 पहुंच रहा है, तो इन सब नुस्खों से सिर्फ करेक्शन नहीं होगा। तो एट दैट टाइम यू हैव टू विजिट द डॉक्टर एंड गेट योर सेल्फ चेक सो दैट आपको टाइमली ट्रीटमेंट मिल सके, बिकॉज ये करेक्टेबल डेफिशिएंसी हैं। टाइमली आप इसमें दवाइयाँ लें और जो आपका प्रॉपर इंजेक्शन है वो ले लें, तो उससे वो करेक्ट किया जा सकता है। बिल्कुल, यहाँ पे मैं एक बार फिर से दर्शकों को अवेयर करना चाहूँगी। मैम ने यही बोला कि बहुत ज़्यादा अगर खून की कमी होती है तो अवेयर होने की ज़रूरत है, डॉक्टर का परामर्श लेना बहुत ज़रूरी होता है, लापरवाही तो बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। मैम, ये थैलेसीमिया भी बहुत बोला जाता है कि इसे थैलेसीमिया हो गया, मतलब नॉर्मली कई बातचीत में मतलब घर में बैठ रहे हैं, टी टाइम है, तो ये बोला जाता है, काफ़ी फ्रेंड्स को भी मैंने सुना है कि थैलेसीमिया, ये क्या है मैम? सो थैलेसीमिया जो होता है एक प्रॉब्लम है जिसमें जो हमारा हीमोग्लोबिन जो मैंने आपको बताया उसका फॉर्मेशन नहीं होता, मतलब वो जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनने का साइकिल होता है वो किसी एक पर्टिकुलर डिफेक्ट की वजह से वो बनता नहीं है। ये जो थैलेसीमिया की बीमारी होती है ये आनुवांशिक यानी कि कंजेनाइटल बीमारी है। तो ये थ्रू पेरेंट्स बेसिकली बच्चे में आती है। तो अब इसमें क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट्स में थैलेसीमिया के लक्षण हो, तो उसमें क्या कहते हैं, पेरेंट्स यूजुअली कैरियर्स होते हैं, मतलब उन्हें 50% ऑफ जो है थैलेसीमिया का डिफेक्ट है, बट पूरी तरीके से उनको खून की कमी और वो सब नहीं हो रही। तो जब थैलेसीमिया के जो बच्चे रहते हैं उनमें यूजुअली दोनों पेरेंट्स से वो जब जीन्स मिल जाते हैं तो बच्चे में थैलेसीमिया होने का चांस होता है। तो एक हेल्दी कपल अगर वो थैलेसीमिया ट्रेट हैं, दोनों मदर एंड फादर, तो 25% चांस होता है कि बच्चे में थैलेसीमिया मेजर यानी कि पूरी तरीके से बीमारी आना, 100% तरीके से वो आने का रिस्क होता है। तो उसको हम लोग थैलेसीमिया बोलते हैं। एंड इसका मेन जो ट्रीटमेंट रहते हैं, हम लोग उसमें ट्रांसफ्यूजन, मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन चढ़ाना, ऑलमोस्ट हर 15-20 दिन में बच्चों को ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ब्लड अलग से दिया जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आयरन होता है हीमोग्लोबिन के अंदर, तो उसकी वजह से आयरन की शरीर में ओवरलोड होने लगती है, तो उसके लिए भी हमें कुछ दवाइयाँ चलानी पड़ती हैं। एंड अगर थैलेसीमिया को पूरी तरीके से ठीक करना होता है तो जो हमने डिस्कस किया, जो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन होता है, वो एक तरीका होता है इसको ठीक करने का। बट इट इज़ अ कंजेनाइटल, बेसिकली हीमोग्लोबिनोपैथी बोलते हैं उसको, कंजेनाइटल बीमारी होती है। तो इसको जो ट्रीट करने का तरीके जो मैंने आपको बताया ये सब रहता है। मेरा क्वेश्चन है कि मान लीजिए जो ब्लड कैंसर, सुनते एक बार तो ब्लड कैंसर को बहुत मोटे तौर पर बहुत बड़ी बीमारी माना जाता है, तो ये मोस्टली क्या किसी पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप वाले को मतलब कोई इस वाला जो ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला है या O पॉजिटिव वाला है, किसमें ज़्यादातर इसके केसेस, अभी तक आपने जो 3000 आपका अनुभव रहा जिन पेशेंट्स पे आपने ट्रीटमेंट दिया है उन पेशेंट्स को, तो कौन सा ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति आपको या मरीज ज़्यादा मिला? मैम, नहीं ऐसा कोई देयर इज नो पर्टिकुलर प्रीडिलेक्शन कि भाई A पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है तो उसको ब्लड कैंसर, तो उससे कोई रिलेशन ही नहीं है। ये भी आप भ्रांति दूर कर लीजिएगा कि ऐसा कुछ नहीं होता है, बीमारी है किसी में भी आ सकती है, बस उसकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अभी जो ब्लड के कैंसर जिसको हम ल्यूकीमिया बोलते हैं उसके मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। या तो अक्यूट ल्यूकीमिया, मतलब कि वो शॉर्ट टाइम में आ गया, मतलब 1 महीने 2 महीने के अंदर अंदर ही, उससे पहले पेशेंट एकदम ठीक था और 1-2 महीने में ही वो बीमारी आ गई। और दूसरा होता है क्रॉनिक ल्यूकीमिया, मतलब कि वो काफ़ी टाइम से शरीर में बन रहा है बट तेजी का नहीं है, स्लो ग्रोइंग बीमारी है, इसलिए उसको हम क्रॉनिक ल्यूकीमिया बोलते हैं। अब इसके जो कारण रहते हैं वो काफ़ी मतलब वेरिएबल हैं। जैसे अक्यूट ल्यूकीमिया में क्या है कि अगर सपोज किसी भी पेशेंट में फैमिली हिस्ट्री रही है कि किसी को फैमिली में ALL या अक्यूट माइलर ल्यूकीमिया या अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया रहा है, तो उसमें भी 10% केसेस में ऐसा हो सकता है कि उनके आगे आने वाली जनरेशन्स में ब्लड का कैंसर हो। सेकेंड इसमें होता है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे पोल्यूशन हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गए, कुछ वायरसेस होते हैं जिनकी वजह से भी कैंसर ट्रिगर हो सकता है। एंड थर्ड होता है कि आपका जो जैसे कुछ पर्टिकुलर बीमारी के लिए म्यूटेशंस बन जाना, म्यूटेशन अगर कोई एक पर्टिकुलर पेशेंट ने एक्वायर कर ली उसके बाद वो ल्यूकीमिया हो सकता है। तो
जैसे हम लोग कहते हैं कि सॉलिड ट्यूमर्स में टोबैको च्यूइंग, स्मोकिंग, ये सब रहता है, तो ब्लड कैंसर में यूजली इसका इंसिडेंस थोड़ा कम रहता है जी। उसके लिए जो पर्टिकुलर फैक्टर्स हैं वो जैसे मैंने आपको 3-4 बताए वो ज़्यादातर रहते हैं, बट ऐसा कोई वो है नहीं कि इसने तो मतलब ये पर्टिकुलर इंसान में तो कभी ब्लड कैंसर हो ही नहीं सकता है, ऐसा नहीं है। एनीवन एंड कैन हैव गेट ब्लड कैंसर। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दैट यू फॉलो योर बॉडी, आप प्रॉपरली आप अपने सिम्टम्स देखें, जैसे मैंने बताया कि अगर वेट लॉस है, प्रोलॉन्ग फीवर है, कोई ब्लीडिंग हो रहा है, तो जस्ट आप एक सिंपल सीबीसी करके आप देख सकते हो कि भाई हमारे ब्लड काउंट्स तो ठीक है, क्योंकि काफ़ी बारी सिंपल सीबीसी के थ्रू ही हमें पता चल जाता है कि भाई इसमें कैंसर, ब्लड कैंसर के लक्षण हैं कि नहीं, तो वो आई थिंक वो ज़्यादा ज़रूरी है। मैम जैसा कि बोन मेरो ट्रांसप्लांट, यानी यहाँ पे क्या जोड़ों के दर्द का भी इससे कोई रिलेशन है ब्लड कैंसर से संबंधित? लगातार कंटिन्यू कई जो ऐसे लोग हैं हमारे आसपास के एरिया में, मेरे को ये दुख रहा है, वो दुख रहा है, मतलब उनके जोड़ों में दर्द रहता है। सो यस, अगर लेट स्टेजेस में जैसे अक्यूट ल्यूकीमिया होता है उसमें लेट स्टेजेस में, क्योंकि ये जो कैंसर के सेल हैं आपकी बोन मैरो के अंदर से बन रहे हैं, तो इसलिए पेन, बोन पेन हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि हर बोन पेन जो है वो ब्लड कैंसर ही निकलेगा। बोन पेन के और भी काफ़ी कारण होते हैं, जैसे आपके गठियों के जो बीमारियां होती हैं, रूमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, उनमें ज़्यादातर वो देखा जाता है। बट इससे पहले मतलब जो बोन पेन, जॉइंट पेन है, उससे पहले काफ़ी बारी पेशेंट्स में खून की कमी के सिम्टम्स, इन्फेक्शन के सिम्टम्स, प्लेटलेट घट जाने की वजह से ब्लीडिंग के सिम्टम्स ज़्यादातर आ जाते हैं। ब्लड इन्फेक्शन होता है तो क्या इसमें वायरस ही अटैक करता है, या क्या कारण है कि ब्लड का भी इन्फेक्शन होता है? कई बार हम एक नॉर्मल रिपोर्ट करवाते हैं ब्लड इन्फेक्शन, वो जो शो किया जाता है, मेन उसका क्या कारण है मैम ब्लड इन्फेक्शन का? सो ब्लड इन्फेक्शन में जैसे मलेरिया एक बीमारी है जो ब्लड का इन्फेक्शन होता है, और काफ़ी बारी कुछ जैसे एक पर्टिकुलर वायरस होता है जिसको हम बोलते हैं एप्स्टीन बार वायरस, तो उसमें भी काफ़ी बारी जैसे बच्चे होते हैं, बच्चों में यूजुअली एक बहुत कॉमनली वायरल इन्फेक्शन, क्योंकि इम्यूनिटी उतनी बनी नहीं होती है तो उनको इन्फेक्शन जल्दी होते हैं, तो उसकी वजह से भी काफ़ी बारी ब्लड में जो हमारे, मैंने आपको बताया वाइट ब्लड सेल होता है, उसमें काफ़ी बारी जो एक पर्टिकुलर उसमें लिम्फोसाइट्स होते हैं जो कभी कभी थोड़े ख़राब दिख सकते हैं, जो एक सस्पिशन कर सकते हैं कि नहीं ये कैंसरस हो सकता है, बट यूजुअली ऐसा नहीं होता है। तो काफ़ी वायरल इन्फेक्शन में थोड़े टाइम के लिए वो वाइट ब्लड सेल्स में अबनॉर्मेलिटी या खराबी मिल सकती है, बट जब जैसे जैसे वो वायरल इन्फेक्शन हट जाता है तो उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाती है। तो इट इज़ नॉट कि वो परसिस्टेंट है, तो उसमें हम लोग यूजुअली पेशेंट की फैमिली को, स्पेशली जैसे बच्चे हैं तो पेरेंट्स बहुत एंशियस हो जाते हैं, तो उनको लेकिन हम गाइड कर देते हैं कि भाई अभी आप सिम्टोमेटिक मतलब इन्फेक्शन के लिए ट्रीटमेंट ले लीजिए, जैसे पैरासिटामॉल हो गया या फिर आपकी एंटीहिस्टामिनिक्स होगी, एंड आफ्टर 2 वीक्स हम लोग बोलते हैं कि नहीं हम फिर से सीबीसी का जांच करके देखेंगे और उसको मॉनिटर करते। तो हमारी फील्ड में यूजुअली मॉनिटरिंग, कांस्टेंट मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि एक बार ही आया तो बस भूल गए, आगे जैसे आपके हेमेटोलॉजिस्ट या फिजिशियन गाइड करें उस हिसाब से आपको आगे फॉलोअप में भी दिखाना ज़रूरी होता है। हमारे दर्शकों को एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि खून की जांच तो देखिए, कोई भी बीमारी सबसे पहले खून की जांच तो होती है, और मैम ने ब्लड इन्फेक्शन, बोन मेरो ट्रांसप्लांट और कैंसर से रिलेटेड काफ़ी सारे हमारे सवालों के जवाब दिए। मैम अब आप हमारे दर्शकों को, जो हमारे व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, तो जैसे कि ब्लड कैंसर के लिए आप दर्शकों को क्या टॉनिक देना चाहेंगे, और आप उन्हें क्या एक टिप देना चाहेंगे कि भाई इससे घबराएं नहीं, और कितने समय में हम नॉर्मल होके अपनी वापस रूटीन लाइफ को चालू कर सकते हैं? प्लीज मैम दर्शकों को बताएं। सो पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूँगी, ब्लड कैंसर या फिर कोई भी कैंसर अगर आपको डिटेक्ट होता है, आपकी किसी चाहने वाले को या फैमिली मेम्बर को डिटेक्ट होता है, तो उसमें ये नहीं सोचना है कि अभी पूरी लाइफ ख़त्म, हम आगे कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज आज की डेट में बोथ ब्लड कैंसर्स एज वेल एज सॉलिड कैंसर्स में बहुत अच्छे ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं, और ऐसा नहीं है कि वो सब महंगे ट्रीटमेंट्स हैं, अफोर्डेबल ट्रीटमेंट्स हैं जो पेशेंट्स को बहुत इजीली मिल सकते हैं। गवर्नमेंट की काफ़ी स्कीम्स हैं जिसके थ्रू कैंसर के मरीजों के लिए गवर्नमेंट जो है फंड्स देती है, तो ये नहीं सोचना है कि हमें ट्रीटमेंट के लिए जाना नहीं है। और ब्लड कैंसर्स की अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट जो स्पेशली जैसे बच्चों में 80 to 90% के ब्लड कैंसर्स आर क्योरेबल। हाँ, शुरू में जब वो प्रेजेंट करते हैं, जब पेशेंट आया तो पूरी फैमिली घबराई भी होती है कि भाई खून की कमी होगी, ब्लीडिंग हो रही है, ये वो, बट अगर हम लोग टाइमली उसका ट्रीटमेंट करें, अपना जो भी आपके डॉक्टर हैं, हेमेटोलॉजिस्ट हैं, हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, उनके
एडवाइस के हिसाब से आप ट्रीटमेंट करें तो वो डेफिनेटली पीडियाट्रिक एज ग्रुप में ऑलमोस्ट 80 to 90% क्योरेबल हैं, और अडल्ट्स में आई वुड से कि उतना रेट नहीं है, बट डेफिनेटली ट्रीटमेंट इज़ पॉसिबल। तो अगर आप ट्रीटमेंट के लिए जाएं तो अच्छा रहेगा। डोंट थिंक कि हम ट्रीटमेंट अवॉइड करना चाहते हैं, और काफ़ी बारी पेशेंट्स दे गो फॉर होम्योपैथिक एंड आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ऑल्सो। सो आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दैट ठीक है, जो ट्रीटमेंट हम देते हैं जिसको हम कीमोथेरेपी बोलते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं, बट आज की डेट में हमारे पास ऐसे भी मेडिकेशंस हैं जो कीमो की साइड इफ़ेक्ट्स जिनसे नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं इम्यूनोथेरेपी। टारगेटेड ट्रीटमेंट्स होते हैं जो सिर्फ जैसे खाने की दवाई होगी, खाने की दवाई ली और पेशेंट नॉर्मल अपनी ज़िंदगी जी सकता है, एंड साथ ही साथ उसका ट्रीटमेंट और डिजीज़ कंट्रोल भी हो सकता है। तो अब जो है काफ़ी साइंस एडवांस हो गई है, ये सब ट्रीटमेंट्स इंडिया में अवेलेबल हैं। तो डेफिनेटली आई थिंक एक पर्टिकुलर जो भी आपको प्रॉब्लम है, आपके एक हेमाटोलॉजिस्ट हेमाटो-ऑन्कोलॉजिस्ट की गाइडेंस को फॉलो करते हुए आप ट्रीटमेंट लीजिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो एक डॉक्टर आपको एडवाइस करें तो उसमें ट्रस्ट दिखा के आप यू शुड जस्ट कंटिन्यू दैट ट्रीटमेंट, बिकॉज इफ़ यू गो टू अलग अलग आप डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो हो सकता है आपको डिफरेंट ट्रीटमेंट की एडवाइस मिले, बट जिस डॉक्टर में आपको ट्रस्ट मिले उनका फॉलो करिए, डेफिनेटली आपको कैंसर पे जीत मिलेगी। जैसे कि भाई मैथ्स का टीचर तो मैथ्स पढ़ाएगा, हिंदी का टीचर हिंदी पढ़ाएगा। मैम की इस बात में बहुत दम है, तो प्लीज़ मेरे जो भी व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं इस बात को सुने समझें। आप ही के लिए मैरिट ऑफ प्रोग्राम है। कई 90% मैं बता दूं आपको, 100% में से 90% लोग ऐसे जिन्हें अपना ब्लड ग्रुप तक भी नहीं पता है। तो इससे अवेयर, क्या वो अवेयर है अपने स्वास्थ्य को लेकर? मुझे नहीं लगता। अगर हम किसी से नॉर्मली भी पूछते हैं कि भाई आपका ब्लड ग्रुप क्या है, तो कई लोग ये बोलते हैं मेरे को तो पता ही नहीं है। तो मैम क्या कहना चाहेंगी आप ऐसे दर्शकों से कि उन्हें अवेयर रहना चाहिए? तो आई थिंक कि आफ्टर अ सर्टेन एज, मतलब स्पेशली जब आप अपने 30s 40s में आ जाते हैं, तो रूटीन आपकी ब्लड टेस्टिंग, ब्लड ग्रुप जैसे बताया, क्योंकि वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि खुदा ना खास्ता आपका कोई कोई सडन कोई ट्रैफिक एक्सीडेंट या कुछ हो जाए तो उसमें एकदम सडन ब्लड की रिक्वायरमेंट पढ़े, तो उसमें अगर आपको ब्लड ग्रुप और वो सब पता है तो थिंग्स आर फास्टर, बिकॉज वहाँ पे उस टाइम पे हमें ब्लड ग्रुपिंग और वो सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन स्ट्रेट अवे हम लोग ब्लड का यूनिट दे सकते हैं। उसके अलावा जो आपकी रूटीन जो टेस्टिंग रहती है, आपका CBC, आपका लिवर का फंक्शनिंग, किडनी का फंक्शनिंग, शुगर का टेस्टिंग, ये सब आपको रूटीनली कराते रहना चाहिए। काफ़ी सारे जो ब्लड के कैंसर्स होते हैं जिनमें सिर्फ CBC के बेसिस पे ही वो पकड़ में आ जाते हैं, एंड उनके लिए जैसे मैंने बताया बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं, टारगेटेड थेरेपीज़ हैं। तो डेफिनेटली अपनी टेस्टिंग कराना और एक्सेप्टेंस, अगर सपोज किसी में डायग्नोसिस होता है कैंसर का तो उसको एक्सेप्ट करना और पॉजिटिव थिंकिंग रखना कि नहीं, हम इसमें ट्रीटमेंट ले सकते हैं, ट्रीटमेंट पॉसिबल है। आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हो कि हमें वही कीमोथेरेपी में जाना है या इम्यूनोथेरेपी में जाना है, सारे ऑप्शंस हैं, बट दैट विल कम आफ्टर यू डिस्कस विद द डॉक्टर ऑल द ट्रीटमेंट ऑप्शंस, एंड डेफिनेटली देयर वुड बी वन पर्टिकुलर ट्रीटमेंट प्लान अवेलेबल फॉर ईच एंड एवरी पेशेंट। यानी कि सकारात्मक मस्तिष्क से सब कुछ संभव है। अपनी सोच को सकारात्मक रखें, थोड़ा सा अवेयर बने, अपने ब्लड ग्रुप को भी पता करें। हम यही कहना चाहेंगे। आज अहमदाबाद में हाल ही में जो डॉक्टर आकांक्षा गर्ग जी हैं अपनी सेवाएं दे रही हैं, उन्होंने अपना अमूल्य समय देकर हमें और हम आप सभी दर्शकों को जो इतनी अच्छी बातें बताई हैं, ब्लड कैंसर से रिलेटेड, बोन मैरो ट्रांसप्लांट से रिलेटेड, खून की कमी से रिलेटेड, जो कि काफ़ी महिलाओं में देखी जा रही है। हम लगातार अगले एपिसोड में हम एक नए विशेषज्ञ के साथ जल्द आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।